हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 साइंस का क्लास 6 साइंस का चैप्टर हमारा है 4। तो इसका हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसमें कागज़ का एक क्रियाकलाप दर्शा रहा है, तो इसको करते हैं। बहुत छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। टुकड़े पानी में भिगाकर डूब जाते हैं। उसके बाद से अब एक त्रिपाद स्तंभ पर तार की जाली रखिए तथा उस पर बीकर रखिए। उसके नीचे स्पिरिट ज्वालक को जलाकर रखिए और पानी को गर्म करना प्रारंभ कीजिए। तब देन उसके बाद क्या होता है कि कागज़ के टुकड़े गर्म होकर ऊपर उठते हैं और फिर बगल की ओर जाते हैं, अंत में नीचे बैठ जाते हैं। क्या होता है कि अलग अलग टाइप से जो है सो ये क्या हो रहा है कि कुछ कुछ कागज़ जो है सो ऊपर उठने लगता है और फिर वो लास्ट में जाके अंत में नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो बोलेंगे क्या कहलाएगा, ये संवहन विधि द्वारा जल में ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक, उसके बाद है कि जल की बूंदें या ज्वालक से ऊष्मा पाकर ऊपर उठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जल की बूंदें जो है से ज्वालक से वहाँ से ऊष्मा पा लेते हैं, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे रिपीट करते रहते हैं। ठीक, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है। इस क्रियाकलाप में पानी के कण ऊष्मा का ग्रहण कर ऊपर उठ जाते हैं, उनके जगह दूसरे कण आ जाते हैं और ऊष्मा ग्रहण कर ऊपर उठ जाते हैं, और धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूर्ण होती है और सभी कण ऊष्मा ग्रहण करके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा पानी गर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद कि अतः ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनकी जगह ठंडा कण आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो करता है कि पहले जो गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ पे दूसरा ठंडा वाला आ जाता है, फिर वो गर्म होकर ऊपर चले जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संवहन कहते हैं। ठीक, वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वह वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसी प्रकार वायु से भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो चलिए इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक मोमबत्ती जलाइए, एक हाथ को ज्वाला के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को मोमबत्ती के बगल में। ठीक, उसके बाद क्या आपने दोनों हाथों में समान गर्मी लग रही है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारा सामने से होगा वो हमारा ज़्यादा लगेगा और जो पीछे तरफ से होगा उसमें हमारा कम लगेगा। ठीक, चलिए उसके बाद है कि संवहन के द्वारा वायु गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर वाला हाथ अधिक गर्मी महसूस करता है। क्या होता है कि जो गर्म होता है वायु वो ऊपर उठ जाता है और ठंडा वाला वापस उसी स्थान पर आ जाता है। ठीक, संवहन का व्यवहारिक अनुभव। समुद्री तट के क्षेत्रों के लोग खिड़कियां समुद्रों की ओर रखते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। जल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लाने के लिए समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म समुद्र की ओर चली जाती है। समुद्र की ओर आने वाली हवा को समुद्र समीर कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है सो हर जगह पे एक क्रिया होता है, चाहे वो समुद्र हो या फिर हमारा स्थल हो। ठीक, मैंने इस तरह का प्लेन ज़मीन हो, वहाँ पे भी क्या होता है कि हवा जो गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है और जो वहाँ पे होता है उसकी जगह पर कौन सा हवा आके भर जाता है, तो वो ठंडा हवा। और यही प्रक्रिया जब समुद्र में होती है तो वो क्या कहलाती है, समुद्र समीर कहलाता है। ठीक, रात्रि में यह प्रक्रम उल्टा हो जाता है, लेकिन क्या है ये उल्टा होता है कब, तो रात्रि में। रात में जो है सो प्रक्रिया होता है उल्टा। सबसे पहले क्या होता है कि गर्म हवा जो है सो बाद में आता है, पहले ठंडा हवा ऊपर चला जाता है। समुद्र का स्थल जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। क्योंकि समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है, यह थल समीर कहलाती है। तो ये जो होती है, जो रात की प्रक्रिया होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये थल समीर कहलाता है। और इसमें जो प्रक्रिया होती है वो उल्टा होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है तो ठंडा वायु ऊपर चला जाता है, गर्म हवा नीचे, फिर ठंडा हवा ऊपर और फिर नीचे, इस तरीके से चलते रहता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ प्रक्रिया होता है, ठंडा हवा ऊपर जा रहा है और फिर वापस वो गर्म हवा नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है थल समीर का फिगर, इसका जस्ट उल्टा होता है क्या, समुद्र समीर। चलिए अब विकिरण विधि के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो वो हमें गर्मी लगती है। आजकल सोलर कुकर भी मिलते हैं जिनमें सूर्य की गर्मी से भोजन पकता है। आखिर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? सूर्य और पृथ्वी के अधिकांश स्थान में तो
वायु भी नहीं है। चालन अथवा संवहन के द्वारा ऊष्मा संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें बिना किसी पदार्थ की उपस्थिति के ही ऊष्मा का संचरण होता है। परंतु ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विकिरण। ठीक, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो हमारा यहाँ तक पहुँचती है, वो जो पहुँचती है तो उसके लिए भी एक कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं हो सकती है। ठीक, तो इसके लिए जो मतलब यहाँ पे हम लोग संचरण होता है ऊष्मा का, इसका ये जो माध्यम का आवश्यकता होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकिरण। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है इसका, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप आग तापते हैं तो हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही संचरित करती है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण ही वस्तु का ताप बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, जब ये किरण किसी भी वस्तु से जाके पड़ता है या टकराता है तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ का कुछ भाग जो है सो परावर्तित कर देता है। परावर्तित मतलब फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। और क्या होता है, कुछ किरण जो है सो उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक, जो रे पड़ता है ऊपर से, वो कुछ किरण अंदर चले जाते हैं और कुछ फिर वापस उसी दिशा में आ जाता है। अगर यदि वो ज़्यादा अवशोषित करेगा तो वो ज़्यादा जल्द तक मतलब तुरंत जल्दी जो है सो वो हीट यानी गर्म हो जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक, चलिए उसके बाद है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक होते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग की पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित होता है, इसलिए इनमें गर्मी अधिक लगता है। यानी क्या, गहरा रंग अगर यदि जैसे हो गया, काला हो गया या डीप टाइप का जितना भी रहता है, वो क्या होता है, ऊष्मा को अपने ओर आकर्षित करता है, अवशोषित करता है। ठीक, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं करता है, अवशोषित करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, टेम्परेचर हम लोगों के शरीर के अंदर तक बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए इनमें गर्मी अधिक लगती है। गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक लगते हैं। यही अगर यदि बात बोला जाए कि गर्मी के दिनों में कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, तो हमें सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद वस्त्र होता है वो क्या होता है, परावर्तित प्रकाश की किरण को जो है सो परावर्तित करता है ज़्यादा, और अवशोषित जो है सो बहुत कम करता है, जिसके कारण हमें बहुत कम जो है सो गर्मी का फील होता है। हल्के रंग के वस्त्र के ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है, अपने आप से परावर्तित कर देता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त अनेक रेशों से बीजों की वायु में फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को परिवेश में विकृत करने होने से रोकती है, अतः हमें गर्मी लगता है। गर्म प्रदेशों में मकानों के सफ़ेद या हल्के रंग से पुताई करने में वे अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। ठीक, तो चलिए ये हमारा चैप्टर था लास्ट, इसका एक पार्ट था, पार्ट 2 इसका था। हम लोग मिलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर के साथ भी कुछ ही दिनों में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो।